नमस्कार। मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे रीसूट 247। और हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की। इसके पहले की जो वीडियो आई हुई थी, इसके पहले की वीडियो में आप लोग प्राचीन भारत के सिलेबस को समझे होंगे, पाठ्यक्रम को समझे होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं। पाठ्यक्रम में पहला हम लोग का टॉपिक था स्रोत। तो स्रोत को समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा तिथि अंकन को समझें। ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी सन क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। बीसी क्या होता है, मतलब बिफोर कॉमन ईरा की बात करें, कॉमन ईरा की बात करें, बिफोर क्राइस्ट की बात करें, एनो डोमिनी की बात करें, ये सारी चीज़ें क्या है। बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी की बात होती है। तो इसी चीज़ को समझेंगे ये क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए। जो हिंदी मीडियम की पुस्तकें होती हैं उसमें ईसा पूर्व होती है और ईसवी सन होती है। और बाकी इंग्लिश मीडियम की पुस्तक में BC AD, बिफोर कॉमन ईरा, BCE मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेगी, कॉमन ईरा मिलेगी। तो ये सब इंग्लिश मीडियम की पुस्तक की बात है। और अगर हिंदी मीडियम की पुस्तक की बात करें तो वो ईसा पूर्व होता है और ईसा मसीह, सॉरी, ईसवी सन होता है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात अगर होती है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है तो वो ईसा पूर्व है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है तो वो ईसवी सन है। ठीक है, तो जैसे प्राचीन भारत की बात कही गई है, तो हम लोग ने देखा था कि गुप्तोत्तर काल की जो बात थी, गुप्त काल की जो बात थी, तो ये सब एनोडोमनी में थी। ठीक है, ये सब एनोडोमनी में थी। 319 AD से लेके लगभग 550 AD तक की बात थी ये सब। तो ये AD की है, मतलब ईसवी सन की बात है ये। समझ रहे बात को, 750 ईसवी सन तक की बात है ये। तो अब हम लोग बात करें इसके पहले की जो बातचीत थी वो क्या थी। ईसा पूर्व की बात थी। मौर्य काल में बात करें तो मौर्योत्तर काल की बात करें, वो ईसा पूर्व से लेकर के ईसवी सन में इंटर करता है। तो ये सारी बातें ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात है वो ईसवी, ठीक है, ईसा पूर्व। और उसके अगर बात की बात करें तो वो ईसवी सन। ठीक है, अगर उसके जन्म के पहले की बात तो ईसा पूर्व, और उसके जन्म की बात है तो ईसवी सन। क्लियर है ये बात। तो हाँ, इस चीज़ को समझते हुए, तिथि अंकन को समझते हुए, इसको एक बार फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं। ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी सन। बस इसको ध्यान में रखना है। उसी को अगर इंग्लिश में करें तो बिफोर क्राइस्ट, और अगर बाद की बात करें तो एनो डोमिनी। ठीक है, अगर ईसवी की बात करें तो एनो डोमिनी। क्लियर है बात। अगर उसी की बात करें आगे चल करके, ठीक है, कुछ समय के बाद सांप्रदायिक बात को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात से सब लोग विरोध में आए। तो इस कारण से एक कॉमन ईरा की बात कही गई। तो वहाँ पे आता है कॉमन ईरा। तो बिफोर कॉमन ईरा और आफ्टर कॉमन ईरा, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अगर तिथि अंकन को सब लोग समझ गए तो आगे चलते हैं हम लोग अब बात करते हैं स्रोत की। तो स्रोत क्या है। स्रोत के बिना इतिहास लिखना संभव नहीं है। ठीक है, अगर स्रोत नहीं है तो उसके इतिहास लिखना संभव नहीं है, इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। अगर बात करें स्रोत की तो स्रोत दो तरह का है। ठीक है, देसी मत की बात करें, स्रोत दो तरह का है। एक तो पुरातात्विक और साहित्यिक। सॉरी, पुरातात्विक नहीं, एक्चुअली अगर बात करें तो ये दो तरह का है। एक तो हो जाएगा प्राथमिक और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, मतलब प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सोर्स की, प्राथमिक स्रोत की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, समकालीन बात करते हैं। अगर किसी भी घटना काल की बात की जा रही है तो जो भी साक्ष्य प्राप्त है उसी काल से प्राप्त हो। ठीक है, उसी काल से प्राप्त हो, उसी घटना काल से प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी। ठीक है, अगर हम लोग प्राइमरी के साक्ष्य को लेकर के अध्ययन करते हैं, प्राइमरी सोर्स के साक्ष्य को लेकर के अध्ययन करते हैं, तो उस पर आधारित होता है क्या, द्वितीयक सोर्स। मतलब उसी के अध्ययन को समझ करके, ठीक है, उसके मतलब अगर बात करें सिंधु सभ्यता के, तो सिंधु सभ्यता में कई सारी मनके मिले थे, मृद भांग मिले थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मुद्रा की बात की गई थी, सिक्के की बात की गई थी। तो ये सारे हो गए, ये क्या प्राथमिक सोर्स हो गए, क्योंकि ये उसी काल में मिला गया था, इसी काल में मिला हुआ था। अगर बात करें इसको समझ करके, इसको बूझ करके सिंधु सभ्यता लिखा गया,
ठीक है। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ये देखने को समझ में आया कि अगर बात करें प्राथमिक सोर्स की, तो वो साक्ष्य पे आधारित है, तत्व पे आधारित है। ठीक है। अगर उसी को समझ करके, उसी का अध्ययन करके अगर हम लोग बात करें, तो वो साहित्य की बात होती है। मतलब हम लोग कहते हैं कि किसी न किसी साहित्य को लिखा जा रहा है, उस चीज़ को समझ कर किसी बुक को लिखा जा रहा है। जैसे बहुत सारी बुक है, तो वो हम समझेंगे। जैसे अगर बात करें वर्तमान के स्रोत से, वर्तमान के स्रोत से साक्ष्य की बात को लेकर के, ठीक है, मतलब पुरातत्व की बात को लेकर के हम लोग जो अध्ययन करते हैं, जिस चीज़ को लिखते हैं, इतिहास को लिखते हैं, पुस्तक को लिखते हैं, तो वो क्या होता है, द्वितीय सोर्स में आ जाती है। क्लियर है बात? द्वितीय सोर्स की बात स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पे ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक सोर्स क्या है, द्वितीयक सोर्स क्या है। अगर नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्राथमिक सोर्स वो है जो समकालीन है। ठीक है। प्राथमिक सोर्स वो है जो समकालीन है, और द्वितीयक सोर्स वो है जो प्राथमिक सोर्स में जो भी तत्व मिला है उसको हम अध्ययन करके उसके आधारित अगर बात करें तो वो द्वितीयक सोर्स में आता है। क्लियर है बात? अगर बात करें प्राथमिक सोर्स के उदाहरण को लेते हैं, तो पहला तो हम बात कर चुके सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता की बात हो गई, उसमें बहुत सारे मृतभान की बात की गई है, मनके की बात की गई है। उसी के बाद अगर हम बात करें मृतभान की बात करें, मनके की बात करें और कई सारे सिक्कों की बात करें, तो ये सब क्या है, ये सब उसी समय के साक्ष्य हैं। ठीक है, समकालीन साक्ष्य है। अगर बात करें पाषाण काल की, तो ये भी उसका एक उदाहरण है प्राथमिक की। अगर बात करें, अगर अभिलेख की बात करें, तो इसमें मौर्य की बातें कही गई है। अशोक की, अशोक का जो स्तंभ था, वो सारी बातें अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सब स्तंभ और इनके अलावा और भी कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की वर्णन है इस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग बात करें तो ये प्राथमिक सोर्स की बात है। क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग समझते हुए चले, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो ये किनका है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। फिर ये किनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, महामंत्री थे। ठीक है, तो ये इन तरह की बातें हैं। तो ये सब चीज़ें किसमें आती है, प्राथमिक सोर्स में। ये सब प्राथमिक सोर्स का पार्ट है। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, अशोक स्तंभ की बात की जाती है, और भी अभिलेख की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब प्राथमिक सोर्स है। इसी को समझ करके, इसी को बूझ करके, इसी पर विचार विमर्श करके हम लोग जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो चीज़ क्या हो जाता है, द्वितीयक सेक्टर में, मतलब सॉरी, द्वितीयक स्रोत में, सोर्स में आती है। क्लियर है बात? तो अब हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करते हुए हम लोग एक दो एग्जाम्पल ले चुके हैं, जो कि पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और एक अशोक स्तंभ की बात कर दी गई और अभिलेख की बात कर दी गई, इस तरह की चीज़ें। अब हम लोग द्वितीयक सेक्टर पे आते हैं, तो इसका उदाहरण लेते हैं। तो पुस्तक से हम लोग समझते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी साक्ष्य का हम लोग विचार विमर्श करके कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे, उसके बाद कुछ लिखे, तो पुस्तक में लिखे, एक पुस्तक लिखी गई इतिहासकार के द्वारा। ठीक है। अब उस चीज़ को समझने के लिए एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक में अगर किसकी बात कही गई, जैसे मान ले चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मुद्रा राक्षस, जिसका लेखक थे विशाख दत्त। क्लियर है बात? तो इन्होंने लिखा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, वो जो बैठे थे गद्दी पे, उस समय से लेकर के लगभग 1100 वर्ष बाद लिखा गया था ये पुस्तक। मुद्रा राक्षस की बात किया, 1100 वर्ष बाद लिखा गया था ये पुस्तक। तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं कि प्राथमिक सोर्स चंद्रगुप्त मौर्य जब उस समय पे थे, अगर उसी समय की चीज़ें को हम उठा करके बात करते तो वो अलग था। लेकिन उस चीज़ को समझ करके, उस समय की बात को समझ करके हम लोग 1100 वर्ष बाद लिख रहे हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस एक नाटकीय पुस्तक है, उसमें हम लोग दर्शाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं विशाख दत्त के द्वारा जो दर्शाया गया है, ये कहीं ना कहीं द्वितीयक सोर्स में आता है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ रहे हैं। और भी कई सारी नामें हैं। महामहोपाध्याय की बात करें, हरप्रसाद, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी नाम है उनका। और अगर बात करें रोमिला थापड़ की बात कर ले, ठीक है, भंडारकर की बात करें, नयन ज्योति की बात करें, नयन ज्योति लहरी की बात करें, तो ये लोग क्या है, इतिहासकार हैं। ठीक है, इतिहास लेखन करता है, प्रोफेसर है। ठीक है, तो ये इन तरह की बातें करें, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है इन सबके पुस्तक में। तो बस ये एक क्या है, द्वितीयक सोर्स है, इसी चीज़ को समझाया जा रहा है। अब बात करें द्वितीयक सोर्स का जो विचार आधारित बातें होती है वो क्या है, साम्राज्यवादी विचारधारा होती है, राष्ट्रवादी विचारधारा होती है, मार्क्सवादी विचारधारा होती है, और अगर बात करें सबाल्टर्न विचारधारा होती है। तो ये सब इनका विचारधारा का पृष्ठभूमि है। और भी कई सारी बातें हैं।
तो ऐसा नहीं कि बस ये चार को लेकर के हम लोग समझते हैं, बस इसी चार विचारधारा पे और भी कई सारे विचारधारा है, उस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब ये समझ लिए कि प्राथमिक सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। ठीक है, प्राथमिक सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हम लोग कर चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीय की बात हम लोग की क्लियर हो चुकी कि स्रोत जो है दो प्रकार का है, दो तरह का है, एक तो प्राथमिक है और दूसरा क्या है, द्वितीयक है। प्राथमिक में कौन सी बातें आती है, जो समकालीन है। द्वितीयक में कौन सी बातें आती है, बाद की बातें। क्लियर है, बाद की बातें। यहाँ तक बात क्लियर है, तो हम लोग अब आगे चलते हैं स्रोत को लेकर के। द्वितीयक की बात कर रहे हैं पहले एक बार लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर तथ्य की बात करें, इतिहासकार जो अगर द्वितीयक की बात करें तो इसमें क्या होता है, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, इतिहास का वर्णन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो तथ्य की बात होती है, तो तथ्य इम्पॉर्टेंट होता है इतिहास लिखने में। तथ्य की अनिवार्यता होती है इतिहास लेखन में। इतिहास लेखन की बात करें तो तथ्य की अनिवार्यता होती है, समझे। तथ्य के बिना इतिहास लिखना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, असंभव तरह से लगता है। हालांकि कल्पना के आधार पर हम लोग कभी नहीं इतिहास को लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे किसी तथ्य के आधार पर ही लिखेंगे। जैसे सिंधु घाटी के बारे में लिखना है, वैदिक काल के बारे में लिखना है, पाषाण काल के बारे में लिखना है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे तमाम चीज़ें क्या है, इन सब के साक्ष्य के आधार पे हम लोग बात करेंगे, इन सब के प्रमाण के आधार पे हम लोग बात करेंगे, क्या मिला था क्या नहीं मिला था, किस तरह की बातें थी, उस चीज़ पर विचार विमर्श करके अपनी बातों को रखते हैं इतिहासकार। ठीक है, अगर तथ्य की बात करें तो वो क्या है, तथ्य की बात करते हैं तो वो तो एक बेजुबान है, मतलब बेजुबान है तथ्य, वो तो कभी अपने से कुछ बताता नहीं है। कुछ भी अगर मनका की बात कर ले, मृद भांग की बात कर ले, किसी पाषाण काल के औजार की बात कर ले, वो खुद से तो कुछ बताएगा नहीं। उसके आधार पे हम लोग उसको देखते हैं, उस पर परीक्षण करते हैं, उसके बाद समझते कि चलो ये सारी चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं वो तो बेजुबान है, उस चीज़ को समझ करके इतिहासकार उसका प्रवक्ता बनता है। क्लियर है बात, उस चीज़ को समझते हुए आगे चलता है कि ये किस तरह की बातें होंगी उस काल में। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर बात समझे तो तथ्य जो है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कि स्टेटमेंट लिख लीजिए कि तथ्य जो है बेजुबान है और इतिहासकार इसका प्रवक्ता है। तथ्य बेजुबान है और इतिहासकार इसका प्रवक्ता है, इतिहासकार इसका वर्णन करते हैं। क्लियर है बात, तो अब हम लोग समझते हैं, तो हम लोग अब यहाँ से समझते हैं कि इतिहासकार का आदर्श मॉडल क्या होना चाहिए, किस तरह से इतिहास को लिखना चाहिए, इनकी क्या क्या भूमिका मतलब तथ्य को लेकर के होनी चाहिए और क्या क्या बातें होनी चाहिए आदर्श मॉडल के लिए। तो हम लोग बात करें तो इतिहासकार जब भी किसी तथ्य को लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, किसी साक्ष्य को लेते हैं, किसी तथ्य को लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपनी तर्क शक्ति के आधार पर समझते हैं, उसका विचार करते हैं और उसके बाद उसका निष्कर्ष तक पहुंच करके उसको हम लोग के सामने प्रदर्शित करते हैं, पुस्तक में प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। अगर हम लोग बात करें, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कभी कभी इतिहासकार इन सारी चीज़ों की ध्यान में बात नहीं रख करके, इन सारी बातों का ध्यान नहीं रख करके क्या करते हैं कि अपने मतलब तथ्य के अनुसार अपनी एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, या तथ्य को मतलब तथ्य को समझने के पहले ही अपनी एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं। अब वो पूर्वाग्रह किसी भी चीज़ से ग्रसित हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। अगर बात करें कि कोई भी मनुष्य है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, अब वो किसी भी इतिहास को लिख रहा है, हो सकता है कि उस पर उसका प्रभाव पड़ा हो, पूर्वाग्रह पहले से बना हुआ हो, ऐसा किसी धर्म को लेकर के, किसी जाति को लेकर के, किसी लिंग के आधार पर अगर बात करें, ठीक है, किसी सामाजिक स्थिति को आधार कर लेकर के बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, भूमिका अपनी प्रभाव डालती है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूर्वाग्रह है जो कि एक व्यक्ति के अंदर अगर पहले से विद्यमान होता है, तो इतिहास लिखने के क्रम में तथ्य की जो बातें होती है उसकी अवहेलना हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह पहले से बना हुआ होता है, पूर्वाग्रह मन में पहले से बना होता है। अब जैसे बात करें एक मेल और एक फीमेल की बात करें, तो किसी एक चीज़ को देखने का दोनों का नज़रिया अलग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक पूर्वाग्रह है, कि पहले से ही कुछ नज़र मतलब मन में बना हुआ है, किसी चीज़ को लेकर के इमेज बना हुआ होना, तो पहले से ही किसी चीज़ की पूर्वाग्रह बनी हुई है, इस तरह की बातें होती हैं।
तो ये पूर्वाग्रह कई तरह से हो सकती है, धर्म के आधार पे हो सकती है, जाति के आधार पे हो सकती है, लिंग के आधार पे हो सकती है, सामाजिक स्थिति के आधार पे हो सकती है, और भी कई सारी बातें हैं। तो इस तरह की बातें होती है। अगर पूर्वाग्रह की बात करें तो इसका दो स्तर होता है, संगठित प्रतिबंध, संगठित हो और प्रतिबंध हो, या फिर हम बात करें अगर दूसरे स्तर की तो क्या क्या हो सकता है, अनुभवी, अनुभव के आधार पे हो सकता है, या फिर परिप्रेक्ष्य के आधार पे हो सकता है। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है पूर्वाग्रह का तरह प्रकार की बात करें, पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह कई तरह के स्तर की बात करें तो ये सारी बातें होती है। क्या क्या है, तो संगठित हो जाती है, प्रतिबद्ध हो जाती है, या फिर परिप्रेक्ष्य की बात करें, या फिर अनुभव आधारित बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पूर्वाग्रह है। क्लियर है बात। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करें साम्राज्यवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, उसके बाद अगर बात करें तो मार्क्सवादी विचारधारा, सबाल्टर्न सबाल्टर्न विचारधारा की बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या है, हितकारी आधारित है, हितकारित आधारित पूर्वाग्रह, ये सारी चीज़ें क्या है, एक पूर्वाग्रह का ही श्रेणी है। समझ रहे हैं बात को, ये सारे पूर्वाग्रह का ही श्रेणी है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे इतिहासकार क्या करते हैं, उसके अनुकूल जो बातें होती है तथ्य की, उसे अपने मतलब जब वो इतिहास लिखते हैं, इतिहास लेखन का कार्य करते हैं, तो उस पुस्तक में शामिल कर लेते हैं अगर वो जो उनके अनुकूल होता है, ठीक है, और जो उनके प्रतिकूल होता है उसे वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह की बातें होती है। तो इससे क्या होता है सॉरी, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं इतिहास जो है प्रभावित होता है, इतिहास की तथ्य बदल जाती है, इतिहास की बातें बदल जाती हैं। तो ये एक तरह का मतलब अगर बात करें तो खिलवाड़ हो गया इतिहास के तथ्य के साथ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई इतिहासकारों ने एक मत दिया, एक विचार दिया कि विषयनिष्ठ इतिहास को वस्तुनिष्ठ इतिहास में बदल दिया जाए। अगर बात करें तो सब्जेक्टिव इतिहास को ऑब्जेक्टिव इतिहास में बदल दिया जाए, तो सब्जेक्टिव इतिहास को ऑब्जेक्टिव इतिहास में बदल दिया जाए, ये बात एक विचार आई, ठीक है, कुछ इतिहासकारों के मन में। तो एक पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, जिनके लेखक हैं E.H. कौर, ठीक है, E.H. कौर। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि नहीं, इतिहास की बात अगर करें, अगर ये विषयनिष्ठ इतिहास को वस्तुनिष्ठ इतिहास में बदल दे तो इतिहास की जो भूमिका है वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, विचारधाराएं खत्म हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी। अगर बात करें इसी चीज़ की कि मतलब इतिहास की कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ में भूमिका खत्म हो जाएगी अगर विषयनिष्ठ को वस्तुनिष्ठ में बदल दे तो, ठीक है। तो और अगर बात करें इसके आगे की बातचीत करें तो तथ्य जो है, तथ्य का संकलन करने में, ऐसा नहीं कि तथ्य का संकलन करने में उनकी पूर्वाग्रह का भूमिका नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का कोई फायदा रहा नहीं। तो इसका समाधान ये है, इसका समाधान की बात करें अगर E.H. कौर की बात करें कि उन्होंने क्या कहा समाधान को लेकर के, तो उनका क्या कहना है कि जो ये है विचारधारा की बातें उसको यथास्थिति रहने दें, उसको चलने दें, उसी तरह से चलने दें जैसे चल रहा है, उसे परिवर्तित ना करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं बात करें तो आदर्श मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, आदर्श मॉडल के परीक्षण की बात करें तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विचारधारा लेखकों के साथ क्या होना चाहिए, विचारधारा लेखकों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे समझे कि समाधान की बात किया जाए तो समाधान की बात पे हम लोग 3 बात को ध्यान में रख सकते हैं। पहली बात तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि आदर्श मॉडल को फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात विषयनिष्ठ को ही चलते रहने देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इसको वस्तुनिष्ठ में बदला जाए। और अगर बात करें तो विचारधारा लेखक को क्या करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें मतलब उसको बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की बातें समाधान में हम लोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या फ़ायदा है, जो भी नया युवा है, नया युवक है, ठीक है, उसको इस चीज़ को अपनी विचारधारा के अनुसार समझने का मौका मिलेगा। वो किसी भी विषय पर अपना विचारधारा प्रकट कर सकते हैं, अपनी सूझबूझ दिखा सकते हैं। अगर उसी चीज़ को अगर बात करें हम लोग विषय वस्तु को वस्तुनिष्ठ में बदल दिया जाए तो क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं तथ्य की बातें रह जाएगी,
ये तथ्य की बहुत सारी सामग्री बन जाएगी। इस तरह की संग्रह, एक तरह की बात करें, एक जगह जमा हो जाएगी सामग्रियाँ तथ्य की। तो वो बस लोग क्या करेंगे, याद करके निकलते चले जाएंगे। उस पर विचारधारा, अपनी विचार को रख नहीं पाएंगे, अपने विचार को विकास नहीं कर पाएंगे। इस तरह की समस्या आने लग जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ईएच कोर की इस तरह की, ईएच कोर की बात करें तो इस तरह की बातें थी। तो ये जो सारी बातें हम लोगों ने की, ये सारी बातें क्या थी, स्रोत की बातें थी। ठीक है, स्रोत की बातों में हम लोग देखे थे ये दो तरह का होता है, ये प्राथमिक होता है और द्वितीयक होता है। तो हम लोग द्वितीयक में देखे थे कि इसमें जो भी होती है ज़्यादातर साहित्य की बातें होती है। ठीक है, और इसी के अपोजिट देखे प्राथमिक में, तो इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों की बात होती है। लेकिन अगर द्वितीयक की बात करें तो इसमें लेखन प्रक्रिया ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें मतलब अगर बात करें पुरातत्व को समझ करके, ठीक है, उसको, उसका अध्ययन करके उसमें लिखी जाती है। तो ये साहित्य की बातें, इसमें ज़्यादातर साहित्य की बातें होती है। तो हम लोग देख लिए इतिहासकार किस तरह से लेखन क्रिया करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, क्या आदर्श मॉडल होना चाहिए, अगर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, विषयनिष्ठ होना ही बेहतर है या फिर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इस तरह की बातें हम लोग देखें। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि द्वितीयक स्रोत कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह की बातें होती है। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक स्रोत की बात करें तो प्राथमिक स्रोत में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक समझ लिए द्वितीयक सोर्स की बातें। अब द्वितीयक सोर्स की बात को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग बात करेंगे प्राथमिक सोर्स की बात करेंगे। तो प्राथमिक सोर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, ये दो प्रकार का होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। हम लोग इसकी बात करेंगे अगले क्लास में। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आप लोग इस समय तक बने रहे मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की क्लास भी आप लोग कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से समझिए। जो भी डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा करके आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को मेरी ओर से।